आइए फ्रेंड, जैसे कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको शंभूनाथ झा का जो ऑथेंटिक बुक है इसको हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर करके। तो ये एक सीरीज जाते रहेगा आपको, जिसमें कि हम सारे बुक को ख़त्म करेंगे। शंभूनाथ झा के बाद हम में भी आपको हो सकता है कि भारती भवन का बुक भी पढ़ाएं। तो जो भी ऑथेंटिक राइटर अवेलेबल है हम सारे बुक आपको यहाँ स्टडी करवाएंगे। तो सिंपल, यहाँ आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो डजेंट मैटर। सिर्फ हमको कहीं से भी कॉन्सेप्ट चाहिए कि हमको जो कंटेंट है वो याद रहना चाहिए, कि बायोलॉजी में जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो हमको याद रहना चाहिए। तो सिंपल यहाँ देखिए, आपको बता रहे हैं जैव विविधता का महत्व के बारे में पहले बताया गया है। कि यदि हम देखें तो इंट्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो यदि यहाँ हम बात करें तो ये यूनिट फर्स्ट है और इसमें इंट्रोडक्शन है। यहाँ यदि देखें तो बुक बहुत अच्छी है। यहाँ हम आपको अंडरलाइन भी किए हुए हैं कि कुछ कुछ आपको कंटेंट देखते चलना है। कि 1 मिनट, यहाँ पीडीएफ फ्रेश हो जाएगा आपका। यहाँ से देखिए कि सिंपल देखिए, यहाँ बताया गया है शुरू में देखिए तो यहाँ हम लैंग्वेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लैंग्वेज खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ हम आपको वर्क करवाएंगे। कि यदि हम देखें तो यदि पृथ्वी पर जो जीव हैं, जीव को बताया गया है कि यहाँ क्या है, विशाल आवास है। और यदि इनको देखें तो कुछ थल पे रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु और पादप हैं तो उनका वास स्थान यानी उनके हम हैबिटाट को देखें, आवास को देखें तो उनको हम बता सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है एनिमल और जो आपका प्लांट है, यदि इनको देखें तो अलग अलग पार्ट में उनके रहने के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ऊंचे बर्फ़ पर रहते हैं, कुछ पहाड़ पे, कुछ मैदान में, कुछ नदियाँ में, कुछ तालाब में, झरने, सागर, महासागर। तो इसी तरह से बताया जाता है, जो कि क्या करते हैं, इकोनॉमिक मतलब यहाँ बता सकते हैं कि इकोसिस्टम एक तरह से पारिस्थितिकी तंत्र जो है यहाँ तैयार होता है। और इसमें देखें तो जंतु और पादप क्या रहते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन यदि देखें तो बताया गया है परंतु ये सभी जंतु तथा पादप कहीं भी एक समान नहीं है। कि सारे प्लांट को ही हम देखें तो वो एक समान हमको नज़र नहीं आता है। यदि सारे एनिमल को भी हम देखें तो वो एक समान नज़र नहीं आता है। अब आइए इनमें हम स्टडी क्या क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ से आपको हम अंडरलाइन कर दिए हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, तो आपको बताना है कि ये विविधताएं उनकी बाहरी रचना, शरीर जैसा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है। यदि हम बात करें तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी किस तरह का वो है, जिसको कि हम बोल सकते हैं जीवन शैली की, किस तरह के बिहेवियर में वह रहते हैं, न्यूट्रिशन कैसे है, पोषण, रिप्रोडक्शन कैसे है। आयु के साथ साथ यदि हम देखें तो उनके जेनेटिक संरचना, यदि जेनेटिक कोड की बात करें, जेनेटिक स्ट्रक्चर किस तरह से है। इस तरह हम लोग जो हैं प्रजातीय, जिसे कि स्पेसिफिक बोलेंगे, और फिर पारिस्थितिकी यदि बात करें तो इकोलॉजिकल बोलेंगे, ये प्रणाली में पाया जाता है। ये भिन्नता ही क्या कहलाता है, तो जैव विविधता कहलाता है। तो जैव विविधता का इंट्रोडक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं कि पृथ्वी पर समस्त जीव समूह में पाए जाने वाली विविधताओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ये सारे विविधता के टाइप हैं कि उनका रचना हो गया, जीवन शैली सबका अलग अलग है, देखने में सब अलग अलग हैं, जीन सबका अलग अलग है, स्पेसीज सब अलग अलग हैं, और बिहेवियर बताया जाता है जो इन्वायरमेंट के साथ हम लोगों का जुड़ा हुआ है, परिस्थिति, इनके बारे में भी बताया गया है, सबका अलग अलग। कुछ पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ स्थल पे रहना पसंद करते हैं, तो इस तरह से बताया गया है। सेकेंड देखिए तो अब विविधता के स्तर को बताया गया है कि किस किस स्तर पर विविधता पाया जाता है। तो यहाँ से आपका नीट में क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला बताया गया है आपको कि स्पेसिक मतलब देखिए प्रजातीय विविधता बताया गया है कि स्पेसीज की डाइवर्सिटी के बारे में यदि देखें तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। ये आंकड़ा कहाँ का है, अपना इंडिया का एक रैंक बताया गया है कि टोटल यदि प्लांट के स्पेसीज की बात करें तो इसीलिए हम यहाँ अंडरलाइन आपको किए हैं कि आपको याद रखना है कितना, 50,000। कि 94 याद नहीं होगा, कि जनरली लोग मिस करते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेट में हमको याद रखना है कि 50,000 प्रजाति किसका है, तो प्लांट का है, और 80,000 प्रजाति किसका है, तो जंतु का है। अप्रोक्सीमेट में आप याद कीजिए, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम सेट प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे कि जो भी बुक में ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो हम आपसे पूछेंगे, और आपको वहाँ टिक मतलब सारा ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करवा देंगे आपका। कि ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, अपना इंडिया का है कि यदि हम देखें तो जो भी स्पेसीज में डाइवर्सिटी पाया जाता है तो प्लांट का 50,000, और यदि एनिमल की बात करें तो एनिमल का कितना है, 80,000। जनरली देखिए फ्रेंड, आपको करना क्या है कि जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं
तो देख पा रहे हैं तो देख ही पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम क्वालिटी में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि 360 में आपको देखना है और सब कुछ स्पष्ट दिख पाता है, पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। या ज़्यादा आप हैबिट डालिए कि इसको जो है आप एयरफोन लगा के जो है सुनने का कोशिश कीजिए, कि सुनते सुनते कंटेंट को हमको याद कर लेना है। जो भी बायोलॉजी में लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे संगीत हम सुनते हैं ना, कि काम भी कर रहे हैं संगीत भी सुनते जाते हैं। जो आईएएस पीसीएस वगैरह का तैयारी करता है वो भी लगभग लड़का क्या करता है, जीएस पेपर को वो संगीत की तरह सुनता है, सुनते सुनते सारा याद कर लेता है। तो वही हैबिट आपको सीखना है कि संगीत की तरह एकदम लगा के ईयरफोन सुनते रहेंगे, सुनते सुनते हम सारे मटेरियल को याद कर लेंगे। कि प्लांट 50,000 और एनिमल की बात करें तो एनिमल कितना है 80,000। कि यदि हम आगे बात करें तो फिर बताया गया है पारिस्थितिकी तंत्र की इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी को यदि हम देखें तो यहाँ खासकर पारिस्थितिकी तंत्र को यदि देखें तो एक फैक्टर के रूप में हम लोग देखेंगे, यानी कारक के रूप में, जिसमें बताया गया है कि मतलब एक विशेष प्रकार के जीवों का समूह पाया जाता है। इस तरह अलग अलग वातावरण में जीवों समूह के रहने के कारण ये अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। कि किस किस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं इनको समझते हैं। वैसे प्राणी जो वन में रहते हैं उसके लिए हम लोग क्या जानेंगे, तो उसके लिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं। जो सागर में रहते हैं यानी समुद्र में रहते हैं उनके लिए देखें तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र को बोला जाता है मेरीन इकोसिस्टम। जो मरुस्थल में डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनको डेजर्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। जो मैदानी एरिया में रहते हैं यानी ग्रास वाले एरिया में तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम के रूप में हम लोग जानेंगे। तो इस तरह के जिस बिहेवियर में वह रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम इकोसिस्टम में जानेंगे। तो इस तरह के भी डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। सेकेंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक यदि हम समझें तो जेनेटिक विविधता के बारे में बताया गया है कि जेनेटिक मटेरियल उनका किस तरह के, यानी जीन की संरचना। कि यदि देखिए जीन्स की रचना में भिन्नता पाई जाती है, इसे ही जेनेटिक विविधता बोले जाते हैं। कि इंसान ही में आप देखिए 46 क्रोमोसोम इंसान का होता है। यदि एक क्रोमोसोम घट जाए तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि आपको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बनेगा। उसके बाद आप यदि बात करें कि यदि एक सिंड्रोम आपका बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होता है, टर्नम सिंड्रोम बनता है। तो ये सारे टॉपिक आपको याद रखना है कि कहाँ कौन सा सिंड्रोम बन जाता है। तो इसके बारे में भी हम आपको जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे डिटेल से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे यदि देखें तो हर स्पेसीज में क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है ये फिक्स होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड, यदि हम कंटेंट को देखें तो यहाँ बताया गया है कि जैसे कि ऊपर बताया गया जीवों में जो होते हैं एक स्तर विविधता पाई जाती है। इन्हें ही हम प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में अलग अलग देख सकते हैं। फिर यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम। तो आप सेपरेट पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम में कितने तरह के डाइवर्सिटी प्रेजेंट हैं। यदि इनको देखें तो सिंपल ये किस किस बिहेवियर पर, तो आवास पर, जिनका कि हैबिटाट बोल सकते हैं। हैबिट उनके स्वभाव को बता रहा है, साइज आकार को बता रहा है, न्यूट्रिशन पोषण को बता रहा है, रिप्रोडक्शन प्रजनन को बता रहा है, तथा लाइफ स्पेन की बात करें तो किस तरह के वो जीवन को जीता है उसको ये बताता है। तो इतने सारे विविधता के अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला हैबिट देखते हैं आवास। यदि हम देखें तो आवास के आधार पर ये बताया गया है कि कुछ पुष्पीय पादप, जिसे कि हम बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट, इसमें क्या रहते हैं काफ़ी विविधता पाए जाते हैं। अब कैसा विविधता है, तो जल में पाए जाने वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। फिर प्रायः नमी में पाए जाने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोफाइट्स बोलेंगे। फिर जल तथा स्थल के किनारे पाए जाने वाले पौधे को हम लोग हेलोफाइट्स बोलेंगे। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को हम लोग जेरोफाइट बोलेंगे। और स्थलीय पौधे की बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम जो है बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल सकते हैं। कि ये जनरली क्या करते हैं कि ये सारे उनके किस पर, हैबिटाट के अकॉर्डिंग, उनके आवास के अकॉर्डिंग हम लोग फिक्स करते हैं कि तरह तरह की विविधता, कुछ मरुस्थल में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ स्थल पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस के कारण भी विविधता देखने को हमको नज़र आता है। आगे यदि हम बात करें तो कुछ स्वभाव के बारे में बताया गया है कि हैबिट, जैसे पुष्पीय पादप के हम बात करें आकार, प्रकार एवं रूप के बारे में बताया गया है। शेप, साइज एंड फॉर्म की बात करें तो इनके आधार पर काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे यदि हम बात करें तो जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु ने क्या किए थे, तो शुरू में यही कॉन्सेप्ट लगाए थे कि जो छोटे छोटे प्लांट थे ना, लंबाई में जो बहुत कम थे, उनको उन्होंने सबसे पहले शाकीय पौधा कहा था, जिसे कि हर्ब्स बोलेंगे।
जिनकी लंबाई कम तथा मध्यम होती थी, तथा झाड़ी वाले पौधे को उन्होंने क्या बोला था, तो झाड़ी वाले पौधे को सर्ब्स बोला था। शाकीय पौधे को हर्ब्स, झाड़ी वाले पौधे को सर्ब्स। उसके बाद यदि बात करें तो जो कठोर और झाड़ी वाला बड़ा बड़ा प्लांट होता था उसको उन्होंने ट्री बोला था। तो सारे प्लांट को जो है उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 भाग में बांटा था। कौन? एरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में जानेंगे। तो हर्ब्स, उसके बाद सर्ब्स और ट्री याद रखना है आपको। अब आते हैं साइज पर। तो साइज़ में यहाँ हम बात करेंगे। साइज़ में किसके बारे में बताया जा रहा है, तो साइज़ में बताया गया है कि जो एक पुष्पीय पादप के बारे में बताया जाता है कि इसमें विविधता देखें तो बुल्फिया, एकदम अंडरलाइन कर लेना है आपको। सारा पॉइंट जहाँ जहाँ हम अंडरलाइन किए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेंगे हम। कि यदि हम बुल्फिया की बात करें तो बुल्फिया नामक पादप के बारे में बताया गया है। जो प्लांट है ये देखिए 1/35 इंच होता है, बहुत छोटा ये प्लांट होता है। तो सबसे छोटा प्लांट भी आपसे पूछा जाए तो वहाँ बुल्फिया टिक करना है आपको। यदि हम देखें तो बुल्फिया पेंगटाटा बताया गया है। आगे बात करें तो ये इनके साइंटिफिक नेम है। उसके बाद फिर आपको यूकेलिप्टस को बताना है। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा प्लांट में हम लोग पढ़ते हैं कि यदि यूकेलिप्टस की लंबाई की बात करें तो ये कितना है, 114 मीटर लॉन्ग होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो न्यूट्रिशन में बताया गया है कि पोषण के आधार पर पुष्पीय जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ स्वयंपोषी जिसे ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, पैरासाइटिक जो परजीवी होते हैं, उसके बाद है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं कि मृतोपजीवी। ये मृतोपजीवी क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को खा के अपना जीवन चलाते हैं। तो डिकम्पोजर फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और यदि देखें तो एपीफाइट बोला जाता है उपरजीवी की किसी ना किसी जो है मतलब प्लांट के ऊपर या फिर आपको जो है माउंटेन के ऊपर ये आपको दिखेंगे कि उनसे न्यूट्रिशन पाके ये हेट्रोट्रॉपिक नेचर होते हैं, ये भी प्लांट पाए जाते हैं। किसमें हम लोग कुछ टाइप के जो हैं मतलब देखेंगे, शैवाल को, एल्गी को देखेंगे। आगे चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को समझते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो पुष्पीय पादप में यदि देखें तो विविधता प्रकार के प्रजनन पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इसे लैंगिक जनन के रूप में जानेंगे। और फिर वृद्धि जनन के बारे में बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपोगेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सारे प्रजनन के टाइप हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है, विविधता को बताया गया है। आगे यदि देखें तो फिर प्लांट में ही एक कैटेगरी है कि लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग यदि देखें तो लाइफ स्पेन में बताया गया है कि जीवन दृढ़ता की दृष्टि से पुष्पीय पादप क्या होते हैं, काफ़ी जो होते हैं विविधता पाई जाती है। कि जैसे एक मौसम में 1 वर्ष तक जीवित रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वर्षीय या एनुअल बोलेंगे। 2 वर्ष तक जीवित रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाइन्युअल बोलेंगे। और यदि बहुत वर्षों तक कोई प्लांट जीवित रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर एनुअल बोलेंगे। तो इस तरह हम सारे को याद रखेंगे कि बहुवर्षीय, द्विवर्षीय, 1 वर्षीय। यदि हम बात करें तो यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि कोलकाता बॉटनिकल गार्डन, कि कोलकाता बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो बरगद का पेड़ है ये 200 वर्ष का माना जाता है। और यूकेलिप्टस की बात करें तो यूकेलिप्टस का आयु जो है 300 वर्ष तक माना जाता है। और अपना बोध गया का यदि आप ले लीजिए पीपल का ट्री, तो यहाँ बताया गया है बिहार में बोधि वृक्ष जो है उनका लगभग आयु बताया जा रहा है 2500 वर्ष पुराना है। तो इस तरह हम लोग क्या देख पा रहे हैं, उनके लाइफ स्पेन के अकॉर्डिंग जो है उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस पाया जाता है कि हर प्लांट का लाइफ स्पेन देखें तो अलग अलग तरह का है। तो इस तरह से भी आपको जो है डिफरेंसेस पाया गया है। यदि हम देखें तो फिर बताया गया है जो भी पुष्पीय पादप हैं, यदि देखें तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं की तरह अपुष्पीय पादप भी पाए जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें देखिए तो आवास हो गया, स्वभाव हो गया, रचना, किस तरह का स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन, उसके बाद किस तरह का जीवन लाइफ उसका स्पेन है, उसको देखते हुए यदि हम देखें तो आदि क्षेत्रों में विविधता पाई जाती है। जैसे यदि हम देखें शैवाल, फफूंदी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा में काफ़ी डिफरेंसेज है। इसको भी हम जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ आप देख पाइएगा बहुत सारे डिफरेंसेज है, जिसमें कि आवास हो गया, स्वभाव हो गया, जीवन की दृढ़ता होगी, इस सब विविधता को देखते हुए यहाँ बताया गया है। आगे यदि देखें तो शैवाल समूह के पौधों में बताया गया है कि यदि हम देखें तो जहाँ अधिकतर पानी में रहने वाले सरल रचना के होते हैं, तो वहीं फफूंदी के बारे में बताए गए हैं। सरल रचना के रहते हुए भी इनका यदि देखें तो कोई निश्चित आवास नहीं है, इनके बारे में बताया गया है। यदि हम देखें ब्रायोफाइटा का तो ये ठंडी नमीयुक्त छायादार जगह पे आते हैं।
तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो ये सरल रचना वाले होते हैं और टेरिडोफाइट के पौधे जो होते हैं ज़मीन पर पाए जाते हैं और इनकी रचना कुछ जटिल होते हैं। टेरिडोफाइट में क्या होता है, जटिल कहने का मतलब हुआ कि इसमें जो होते हैं रूट, स्टेम और फिर लीफ सारे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट आ जाते हैं कि जाइलम फ्लोएम यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि हम देखें आवास और रचना में विविधता के आधार पर बताया गया है कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और लाइफ स्पेन यदि देखें जीवन दृढ़ता आदि में जो है विविधता काफ़ी मात्रा में जो है प्लांट में पाया जाता है। अब आइए एनिमल में देखते हैं, एनिमल में किस किस तरह के चेंजेज पाए जाते हैं। तो पादप में पाए जाने वाले जो हैं सारे आप यदि देखिए पर्याप्त विविधता है। जंतु जगत में भी काफ़ी विविधता पाया जाता है। यदि हम देखें यहाँ तो इस धरती पर कुल जंतुओं की निश्चित संख्या का गणना आज तक संभव नहीं है, सबसे ज़्यादा जंतु ही है। और जंतु में भी यदि हम जानें तो यहाँ बताया गया है जानकारी के आधार पर कुल जंतुओं की प्रजाति की संख्या कितना है। तो सिंपल यहाँ हम देख सकते हैं दिया गया है आपको कि 1,02,17,645 और जिसमें कि बताया गया है भारत में अपना 81 पढ़े थे पहले भी कि 80,000 जो है स्पेसीज जो है आपका एनिमल का है और 50,000 स्पेसीज याद रखना है प्लांट का है, 49 ऐसे था। तो इस प्रजातीय में यदि देखें अधिकांश प्रजाति क्या होते हैं तो इंसेक्ट है। इंसेक्ट में देखें तो आपको देखिए कि 60,000 लगभग क्या है, 80,000 में 60,000 लगभग आपका इंसेक्ट ही है। तो समझ सकते हैं इतना प्रजाति में सबसे ज़्यादा यदि कोई बड़ा हम लोग फाइलम पढ़ेंगे एनिमल में तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा, जिसमें हम सारे क्लास मतलब इंसेक्ट को पढ़ेंगे। यदि हम यहाँ देखें तो संपूर्ण जंतु जगत में प्राप्त जानकारी के आधार पर पाए जाने वाले प्राणी की यदि देखें तो उसमें भी दो भागों में बांटा गया है। एक है पृष्ठधारी यानी जिसमें वर्टिब्री कॉलम पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेटा बोलेंगे। और जिसमें ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जाता है अपृष्ठधारी उसे क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेटा बोलेंगे। बिना हड्डी वाले एनिमल को हम लोग इनवर्टिब्रेटा बोलेंगे और जिसमें हड्डी पाया जाता है उसे वर्टिब्रेटा बोलेंगे। तो जितने वर्टिब्रेटा हैं उनका जब हम डिसेक्शन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे तो उसे वेंट्रल साइड से डिसेक्शन करेंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम डॉर्सल रीजन में पाया जाता है। और जितने भी इनवर्टिब्रेटा हैं उनका जब हम डिसेक्शन करेंगे उनको जो है हम लोग डॉर्सल साइड से करेंगे। उनका नर्वस सिस्टम जो है कहाँ पाया जाता है तो वो वेंट्रल साइड में पाया जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि कहाँ से किसका डिसेक्शन किया जाएगा। यदि हम देखें तो प्राणियों में इस विशाल संसार में विविधता भी उसी तरह विशाल है। जैसे हम देखें तो उनके आवास, स्वभाव, आकार, रूप, रंग, वजन आदि में चेंजिंग पाया जाता है। तो आइए जंतुओं में भी देखते हैं। यदि हम हैबिटाट की बात करें तो जंतुओं में आवास के विषय में कुछ निश्चित रूप से कहना क्या है, कठिन बताया गया है कि ध्रुवीय प्रदेश से लेकर विषुवतीय प्रदेश की जो ध्रुवीय प्रदेश है यानी आपका नॉर्थ साइड आपका जो है पोल पे पाया जा रहा है और बीच वाला देखिए हम ट्रॉपिक जोन को बताया गया है कि विषुवतीय में भी देखें तो हिमालय के बर्फीले चोटी पर भी एनिमल पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में भी बैक्टीरिया आपका पाया जाता है, घने जंगल में भी, मरुस्थल में भी और हर ऊंचाई पे वातावरण में प्राणी वास करते हैं। तो ये सारे आवास को बता रहे हैं। स्वभाव की बात करें तो स्वभाव, आकार एवं रूप के बारे में बताया गया है। हैबिट, साइज एंड फॉर्म की बात करें तो जंतुओं के आकार, प्रकार एवं स्वभाव काफ़ी क्या हैं, काफ़ी भिन्न पाई जाती है। इतनी अधिक विविधता पाई जाती है कि इनकी समान रूप से इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल आइए इसको भी समझते हैं आखिर जंतु में क्या सब विविधता पाया जा रहा है। कि जंतु में देखिए तो जंतु में सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ आएगा कि आकार में देखिए तो आकार में सिंपल भारतीय भवन में यहाँ शंभुनाथ झा की बुक में जो है एक मिस्टेक किया है कि यहाँ आपको लिख दिया है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया। हम आपको बता दें बैक्टीरियल मतलब ये जो मलेरिया डिजीज होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो जब हम लोग आपको डिजीज को पढ़ाएंगे तो डिजीज में हम बताएंगे आपको प्रोटोजोअल डिजीज में मलेरिया 4 टाइप के होते हैं। तो वहाँ डिजीज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के कारण पहली बात कि मलेरिया नहीं होता है, इसके लिए या तो बैक्टीरिया गलत कर दीजिए या मलेरिया। तो हम यहाँ मलेरिया को ही गलत बताए हैं। मलेरिया को यदि देखें तो मलेरिया में बताया गया है बैक्टीरिया का साइज़ दिया गया है कि 6 माइक्रोन इतना छोटा बैक्टीरिया होता है जिसमें 1 माइक्रोन कितने बराबर का होता है तो 1/1000 mm के बराबर होता है। और सबसे बड़ा यदि देखें तो मतलब व्हेल मछली को बताया गया है। व्हेल मछली कहा जाता है लेकिन वास्तव में वो मछली होते नहीं हैं, वो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं।
क्यों? क्योंकि उनके स्किन पे हेयर प्रेजेंट रहते हैं, वो बेबी को बॉर्न करते हैं, वो ओविपेरस नहीं बल्कि बेबीपेरस एनिमल है। तो ये सारे करेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ व्हेल मछली को बताया गया है कि जो 35 मीटर लंबा होता है। तो मम्मी जो साड़ी पहनती है ना, वो 5 मीटर लंबा होता है। तो समझ सकते हैं आप कितना लंबा हो सकता है। कि आँखों से हम एक छोटा सा कीड़ा देखें, चींटी को ले तथा विशाल हाथी को देखें तो साइज़ में भी क्या लगेगा आपको, डिफरेंसेस लगेगा। कि बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया PPLO पढ़े होंगे 9th क्लास में, पुल्डो न्यूमेनी लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होते हैं। और सबसे यदि हम डेवलप समझे तो ब्लू व्हेल को जान सकते हैं। यदि बात करते हैं वजन में तो बताया गया है कि यदि वजन की भी बात करें तो जंतुओं में विभिन्नता आकार के अनुसार पाई जाती है। कि एक वायरस और बैक्टीरिया का वजन जो यदि हम देखें प्राप्त करना चाहे तो जहाँ कठिन हो जाता है। क्या बैक्टीरिया इतना टीनी होता है कि वायरस से भी छोटा होता है। कि यदि हम जाने कि लाइफ का ओरिजिन हुआ है, वैसे कॉन्सेप्ट में हम लोग बैक्टीरिया से पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप क्लासिफिकेशन को और डिटेल से समझिएगा ना, जहाँ से मोनेडा आया, आर्कियोबैक्टीरिया आया, तो आर्कियोबैक्टीरिया से भी पहले बहुत बुक में बताया गया है कि पहले वायरस को पढ़ाया जाता है कि ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों करेक्टर को प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लिविंग करेक्टर को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो ये प्रेजेंट करता है आपका बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया में भी प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम आर्कियोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं। तो जहाँ न्यूक्लियस फॉर्म यहाँ हमको नज़र आता है, लेकिन न्यूक्लियस फॉर्म भी कंप्लीट नहीं रहते हैं, वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में रहते हैं जहाँ सिंगल DNA पाया जाता है। तो ये कैरेक्टर जहाँ DNA भी बन रहा है, वो DNA भी RNA में प्रेजेंट नहीं है। तो समझ सकते हैं कि आपका जो वायरस है, वायरस के बाद बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया के बाद धीरे धीरे यहाँ डेवलप होते गए, उसके बाद प्रोटोजोआ बना, प्रोटोजोआ के बाद और भी डेवलप होते गया। तो एक ये हम लोग टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे, किस तरह से जो है यहाँ पे मतलब डेवलप ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे हम एक छोटे से जीव के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ वायरस और बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि इनको तो वजन कर पाना भी बहुत कठिन है। यदि हम ब्लू व्हेल की बात करें तो मछली का जो है 100 टन के बराबर बताया गया है। हाथी का वजन जो है सहज अनुमान नहीं लगा सकते हैं, देख के कैसे अनुमान लगाइएगा। साथ ही साथ सब में क्या रहता है, अलग अलग शक्ति भी रहता है। सिंह, बाघ के पैर देखिए तले दब जाते हैं। कीड़े की भी देखिए, कीड़ा का तुलना हम नहीं कर सकते हैं, कीड़ा से कौन सा मतलब चीज़ दब जाता है। तो वजन भी सब में अलग अलग रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम रंग की, कलर की भी बात करें तो बताया गया है जंतु जगत में जो है लुभावनी आकर्षक कलर, आपको जैसे प्लांट में तरह तरह के आप सीड फ्लावर वगैरह देखते हैं, उसी तरह यदि बताएं तो जंतु में भी आपको आकर्षक कलर दिखेंगे। कि इसको बात करें तो यहाँ फिर देखिए एक गलती दिया है कि एक जाति जीनस दिया है। जाति का इंग्लिश क्या होता है, तो जाति मतलब स्पेसीज होता है। तो जो भी प्राइवेट राइटर का बुक रहता है ना, वहाँ थोड़ा थोड़ा मिस्टेक आपको मिलेगा, तो उसको सही करते चलना है। कि यदि देखिए जाति ही नहीं, एक प्रजाति स्पेसीज को भी बताया गया है। तो सिंपल जाति प्रजाति मतलब समूह को बताया जा रहा है। तो स्पेसीज को देखें तो रंग में क्या बताए गए हैं, अपूर्ण भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे तितली ही देखिए, एक ही प्रजाति के सारे हैं लेकिन सबका कलर क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। रंग बिरंगे चिड़िया को देखिए, जीव जंतु को देखिए, कीड़ा को देखिए, मकोड़े बड़े बड़े देखिए, हिंसक जंगली जानवर को देखिए। उसके बाद रेंगने वाले जंतु आपका रेप्टाइल समूह सारे आ जाते हैं, क्रैम्प करके चलते हैं, अलग अलग रंग में पाए जाते हैं। प्रकृति में इस विविधता का वर्णन करना कठिन है। तो कलर में भी चेंजिंग एनिमल में पाया जा रहा है। फिर देखिए तो कुछ जो है स्पेशलिटी के बारे में बात किया गया है, विशेषता। कि प्राणी जगत में एक खास विशेषता यह है कि बहुत से जंतु यदि देखें तो जंतुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में वैसा नहीं है। जैसे चमगादड़ क्या है, देखने में पक्षी की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो स्तनधारी प्राणी है, जबकि एक पक्षी के रूप में वो दिखाई देता है। ब्लू व्हेल देखने में मछली की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, वह मछली नहीं है बल्कि वह भी स्तनधारी है। इसी प्रकार जंतुओं में भी जो है हर क्षेत्र में हमको क्या मिल रहा है, विविधता मिल रहा है। तो सारे फैक्टर को हम लोग समझ पाए कि अलग अलग डिफरेंसेस को ही क्या बोला जाता है, विविधता बोला जाता है, डाइवर्सिटी बोला जाता है। अब आइए इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो इनके महत्व के बारे में बताया गया है कि जैव विविधता की प्राकृतिक संरचना, शक्ति, ऊर्जा एवं यदि बात करें करिश्मा है। इसको देखें तो अगर सभी जीव, सभी वनस्पति एक जैसे होते तो सभी का आकार एक होता, सभी को पोषण विधि, प्रजनन विधि एक जैसे होते तो सभी का आकार, रंग एक जैसा होता, तो सृष्टि ही नहीं चलती। तो सृष्टि में रहने वाले सभी जीवों की अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति एवं दूसरे समूह से होती है। इसी को विविधता रूप में हम लोग देखते हैं।
विविधता के कारण ही कुछ वनस्पति हमें क्या करते हैं, भोजन, कुछ जंतु के द्वारा चारा, मतलब जंतु क्या, जानवर क्या करते हैं, जानवर मतलब पौधे को चारा के रूप में लेते हैं, कुछ औषधि के रूप में लेते हैं, कुछ लकड़ी, कुछ फल, कुछ सब्जी, कुछ वस्त्र, तो कुछ रासायनिक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं किससे, तो प्लांट से। सुंदर वनस्पति के कारण जो होते हैं रमणीय, रमणीय की बात करें तो अति सुंदर को बोला जाता है, रम्य रूपा संस्कृत में बोले तो, जो कि आपको अट्रैक्ट करे, इस तरह के बारे में बताया गया था। पर्यटन स्थान सब पर जाते हैं, जब आप बोटनिकल गार्डन वगैरह में जाइएगा तो बहुत अट्रैक्ट करने वाला प्लांट सब आपको दिखेगा, तो मन होगा कि वहाँ खड़ा होकर हम फोटो खिंचा लें। कि यहाँ बताया गया है स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजक करने में भी काम आते हैं। यदि देखिए जैव विविधता के कारण ही यहाँ क्या होते हैं कि बायोसाइकिल चलते रहता है। बायोसाइकिल में देखिए तो जो भी लिविंग होते हैं, यदि उनका जीवन मिला है तो मृत्यु भी क्या है, उनका सुनिश्चित है। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे जल तथा थल का जो है अस्तित्व बना है और इस पर जीवन है, जहाँ एक जंगल और उसमें रहने वाले जीवों में हमें अगिनत लाभ मिलते हैं, उसी प्रकार मैदान, पहाड़, समुद्री क्षेत्र, जैव विविधता, उसके बाद है जीवन संचालन की आवश्यकता, छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं। प्राकृतिक में कई उत्पादक हैं, यानी उत्पादक हम किसको बोलेंगे, ग्रीन प्लांट को उत्पादक बोलेंगे। और उपभोक्ता जो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता बोलेंगे। यहाँ सबसे पहले प्रोड्यूसर आ जाएंगे, उसके बाद कंज्यूमर आ जाएंगे। कंज्यूमर भी तरह तरह के हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह करके पढ़ेंगे। जैसे कि ग्रास को कौन खाता है, तो ग्रास हॉपर टिड्डा खाता है, तो वो हो गया प्रथम, देखिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। टिड्डा को कौन खाया, तो मेढक खाया, तो मेढक हो गया द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। मेढक को कौन खाया, सांप, तो सांप हो गया तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। सांप को कौन खाया, तो ये बाज खा लिया, तो बाज को हम लोग बोलेंगे ये पांचवें श्रेणी के उपभोक्ता हैं। और अंत में हम लोग क्या देखेंगे, अपघटक, जिसे हम डिकम्पोजर के फॉर्म में पढ़ते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो चीज़ों को सड़ा गला के यही पंच तत्वों में मिला देते हैं। कि कोई भी यदि एनिमल मर गया है तो वो क्या होता है, या इंसान को ही लीजिए कि बहुत प्यार करते हैं आप इंसान से, कि नहीं ये हमारे कोई अपने हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि उनका डेथ हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से जल्दी अब लाश उठाया जाए, घर से बाहर निकाला जाए। रियलिटी यही है कि वो सड़ना शुरू हो जाता है, कि यदि 1 से 2 दिन में रहेगा तो महकना शुरू हो जाएगा। तो डिकम्पोजर एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे शरीर में हमारे सेल से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। ये क्या करेंगे, शरीर को सड़ाना गलाना शुरू कर देगा। इसके लिए कितना भी प्यारा इंसान हो उसको जल्द से जल्द जो है शमशान या कब्रिस्तान जहाँ है हम वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये सारे टर्म ऑफ कंडीशन जो हैं यही डिकम्पोजर के कारण होते हैं। और यदि डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो समझ सकते हैं कि दुनिया में कितना पॉल्यूशन हो सकता है। कि एनिमल सब जो मर जाता है, यदि हम रोड के किनारे फेंक देते हैं तो वो सड़ गल के 15 दिन 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। यदि नहीं होगा तो बताइए कितना प्रदूषण फैलेगा। तो डिकम्पोजर का भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जैव विविधता के कारण पर्यावरण का क्या होता है, संतुलन रहता है। अगर विविधता में कमी होती तो पर्यावरण संतुलन क्या होता, बिगड़ जाएगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगी। विश्व में सभी समुदाय के धर्म ग्रंथों में जैव विविधता, पर्यावरण शुद्धता पर जोर दिया गया है। कि हम लोग हिंदू धर्म में पार्वती देवी की पूजा करते हैं तो क्या है, प्राकृतिक रूप में पूजा करते हैं, कि प्राकृतिक का हम लोग पूजा करते हैं। यदि हम देखें तो इनके संरक्षण के लिए बताया गया है, कंजर्वेशन के लिए जो है प्रेरित किया जाता है, तथा जैव विविधता का संरक्षण जो है कि ये हमारे जीवन संरक्षण के बराबर है। तो यदि देखें तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी में बस यहीं तक इंट्रोडक्शन दिया था 2 पेज। उसके बाद आपको बाकी क्या करना है कि आपको डिस्कस करना है कि आखिर प्लांट हैं तो प्लांट कितने तरह के हैं, एनिमल हैं तो एनिमल कितने तरह के हैं। तब डायग्राम आपका शुरू हो जाता है कि देखिए यहाँ छोटे छोटे प्लांट को देख के क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना है। हम आपको प्लांट किंगडम भी फुल्ली डिटेल से पढ़ाएंगे। इसी बुक से हर एक प्लांट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्लांट कौन है। तो फर्स्ट पेज में सारा आपको प्लांट दिख रहा है, जिसमें कि आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, उसके बाद आपका आ जाता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डायकोट, मोनोकोट, सारे प्लांट यहाँ आपको अवेलेबल हैं। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मास है, कौन सा आपको जो है यहाँ देख सकते हैं हम कि आपको डायकोट हैं, कौन सा आपका जो है फंगी हैं। तो सारे को यहाँ आइडेंटिफाई हम प्लांट में कर सकते हैं कि पादप जगत में विविधता को यहाँ बताया गया है। सेकेंड देखिए तो आप एनिमल में आइए तो सबसे ज़्यादा एनिमल कौन सा पाया जाता है, तो इंसेक्ट का पाया जाता है। तो पहले आप इंसेक्टे को देखिए, लेकिन इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, इंसेक्ट नहीं बोलेंगे,
क्योंकि इंसेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रापोड्स बोलते हैं, यानी उसमें 6 मतलब 3 जोड़े पैर पाए जाएंगे, यानी 6 पैर प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए टेट्रापोड्स पाए जाए मतलब बोलते हैं हम लोग इंसेक्ट को। और यहाँ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्पाइडर है, अदर भी यदि हम बात करें तो इसको तो आप लोग पहचानते होंगे कि झींगा मछली इसे बोलते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। आगे यदि देखें तो यहाँ आपका रेहू मछली के बारे में बताया गया है, फिशेस क्लास को हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए आपको कुछ ना कुछ इंसेक्ट के बारे में बताया गया है। इंसेक्ट के बाद देखिए तो यहाँ आपको जो है मतलब एकिडना प्लेटिपस वो भी दिख रहा है। सी हॉर्स सबसे धीरे चलने वाले मछली के बारे में जानेंगे, ये ट्रू फिश है। आगे यदि देखें तो आपको फिर कछुआ के बारे में बताया गया है, लिजार्ड के बारे में बताया गया है। तो यही सारे क्या हैं यहाँ विविधता के बताए गए हैं। एनिमल में देखिए आपको शुतुरमुर्ग दिख रहा है, फिर हाथी दिख रहा है, इधर अर्थवर्म दिख रहा है, बाइसेक्सुअल, राना टेगरीना दिख रहा है, टाइग्रिस। तो सारे डायग्राम में ये जो है आपके डिफरेंसेस को ही बताए हैं। तो सिंपल एक वीडियो और हम आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि हम देख पाएंगे कि टोटल जो है यहाँ पे मतलब कितने इससे ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्टिव को सारा को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है बायोडाइवर्सिटी को, कैसे हम समझ सकते हैं आखिर एनिमल में क्या डिफरेंसेज है, आखिर प्लांट में क्या डिफरेंसेज है, सारे यहाँ बताया गया है आपको। तो सिंपल ये सीरीज से आप जुड़े रहिए, हमारा विश्वास है आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठा पाइएगा कि आपको लगभग एनसीईआरटी यदि आप खुद से भी रीडिंग कीजिएगा ना तो इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए लास्ट हम लोग प्लांट को एक बार फिर से देख लेते हैं, कौन कौन से प्लांट हैं। उसके बाद हम इस वीडियो को आज एंड करते हैं। कल फिर इससे आगे वाला सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।